हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम। आज हम शुरू करेंगे बोर मॉडल ऑफ एटम। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि जो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स रही थी, कुछ कमियां रही थी। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने इन्हें 1913 के अंदर एक मॉडल दिया था जिसको नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम बोला जाता है। नील्स बोर ने क्या किया था स्टूडेंट? नील्स बोर ने सबसे पहले किसको स्टडी किया? हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया, और हाइड्रोजन एटम को स्टडी करके ही उसने कुछ अपने पोस्टुलेट्स थे वो बताए, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा? नील्स बोर ने पहले लिखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ एटम। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? नील्स बोर ने बताया कि जो हमारा क्या है, एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल साइज न्यूक्लियस। एटम क्या कंसिस्ट करता है? एक स्मॉल साइज का क्या कैरी करता है? न्यूक्लियस कैरी करता है। उसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स revolves around the nucleus in a fixed circular orbit। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन है वो किसके चारों तरफ है? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, और एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर वो घूमते हैं, जिसको उन्होंने क्या बोला था? ऑर्बिट नाम भी दिया था। ठीक है, ये कुछ पोस्टुलेट्स थे। अब इनके बारे में सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया? Orbit consists a definite amount of energy। जो नील्स बोर ने बताया कि ऑर्बिट है वो क्या करते हैं? डेफिनेट लेवल ऑफ एनर्जी कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल, और सिंपली बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि स्टेशनरी स्टेट का मतलब रुकी हुई अवस्था नहीं है। स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या है कि ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी स्टेशनरी है, यानी एनर्जी उतनी ही है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जरूर घूम रहे हैं, तो इसको बोला स्टेशनरी स्टेट या फिर एनर्जी लेवल बोला गया। और उन्होंने हाइड्रोजन के एनर्जी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया था स्टूडेंट कि हम डिफरेंट जो एलिमेंट है, बेसिकली उन्होंने स्टडी किसको किया था? हाइड्रोजन को स्टडी किया था, तो इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन के बेसिस पे ही एनर्जी का फॉर्मूला दिया था। तो उन्होंने फॉर्मूला क्या किया था एनर्जी को? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी कैलकुलेटेड एज, उसके लिए फॉर्मूला उन्होंने दिया था
En को यानी कि उन्होंने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माना और दैट इज Me4। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर बाय h स्क्वायर, वेयर n इज एन इंटीजर और h मींस प्लैंक्स कांस्टेंट। h का मतलब क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये उन्होंने क्या दिया था, नील्स बोर ने फॉर्मूला दिया था एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो हम इसको और h कांस्टेंट यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, 1312 एंड दैट इज 1312 हमारी क्या जाती है, किलो जूल पर मोल एनर्जी आ जाती है फॉर हाइड्रोजन एटम। ये स्टूडेंट सभी को याद रखना कि हाइड्रोजन एटम की एनर्जी हम कितनी मानते हैं, ये याद रखेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट नील्स बोर ने फाइंड आउट करने में मदद की थी रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड एज, देखो एटम की रेडियस है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी उन्होंने क्या किया था, एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया था जिसको क्या बोला जाता है, आर एन इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला उन्होंने किसका दिया था, रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए, बोर रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने इस फॉर्मूले को में दिया था। ठीक है, इसके अंदर ए नोट क्या है, ए नोट इज द रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को माना जाता है, और जिसकी वैल्यू उन्होंने एक प्रकार से क्या दी थी हमें, उसकी वैल्यू दी थी 52.9 पिकोमीटर। ये हमारी वैल्यू दी थी रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए। बात समझ गए, दैट इज रेडियस ऑफ बोर रेडियस। इस रेडियस को क्या बोला जाता है, बोर रेडियस बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने थर्ड पॉइंट क्या दिया था हमें, टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट कर, वी कैन आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। उन्होंने वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम के अंदर फाइंड आउट करने के लिए भी फॉर्मूला दिया था, दैट इज Vn इक्वल टू V नॉट इनटू Z बाई n, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अगर हमें किसी भी n इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या था, ये फॉर्मूला दिया गया था। V नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और यू कैसे velocity of first orbit electron, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v नॉट मानी जाती है, और इसकी वैल्यू उन्होंने क्या दी थी, एक प्रकार से 2.188 क्रॉस 10⁻8। ठीक है, सिंपल है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये उन्होंने किसकी वैल्यू दी थी, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उन्होंने गिवन दी। z क्या है, z हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, दैट इज एटॉमिक नंबर, ये हमारा नंबर हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, एनी इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा उन्होंने सिंपल और आसान सा क्या फाइंड आउट करने के लिए, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमें दिया था किसने, नील्स बोर ने। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम। ओके,
हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर निकालते हैं तो वो सिंपली क्या दिया गया था, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 और यू कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये क्या था एंगुलर मोमेंटम। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v फॉर वेलोसिटी, r रेडियस, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, n हमारा कोई भी इंटीजर आ जाता है। ये हमारे नील्स बोर ने क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए बताता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब इन सब से क्या पता चलता है, इन सब पॉइंटों से हमें पता चलता है कि एनर्जी के पॉइंट में, एनर्जी जो हमारी दी गई थी, एनर्जी को अगर फाइंड आउट करना है तो नील्स बोर ने क्या स्टेट किया था, एनर्जी। अगर हम क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं, हमारा कोई भी न्यूक्लियस हमने मान लिया है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हैं, वो रोटेट करते हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन किस में रोटेट करेंगे, फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करेंगे। एंड नंबर्ड एज, उन्होंने पहले ऑर्बिट को जो सबसे इनर ऑर्बिटल है उसको उसने नाम दिया था 1, दैट इज k = n = 1, जिसका नंबर ऑफ क्लोजेस्ट था। फिर k l, जहां पर n नंबर कितने थे, n = 2 हो जाता है जिसके अंदर, और m जिसके अंदर n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3। ठीक है, एंड सो ऑन। तो उन्होंने k l m n o p इस प्रकार से जो सेल हैं उनके नंबरिंग की थी। और एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो एनर्जी लेवल के बिहार पर जो k सेल है इसकी एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा l सेल की, उससे ज्यादा m सेल की, उससे ज्यादा n सेल की, एंड सो ऑन। यानी कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि जो सबसे क्लोजेस्ट है न्यूक्लियस के, यानी कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे पास है उसकी एनर्जी क्या मानी जाती है स्टूडेंट, सबसे कम मानी जाती है। और जो ऑर्बिट सबसे ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी क्या मानी जाएगी, सबसे ज्यादा मानी जाएगी। ये किसने बताया था, नील्स बोर ने अपने मॉडल के अंदर बताया था। ठीक है, अगर हमें अब जो कलर कंपाउंड है वो शो होते हैं, वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं, तो उसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो लेट अस कंसीडर कि हमारा ये कोई भी ऑर्बिटल है दैट इज E2 और ये कोई भी हमारा ऑर्बिटल है E1, यानी कि अंदर का ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी कम, उसको मान लिया हमने E1, और जो इससे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल है वो है E2। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है और कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिट में जाना है, इफ एनी इलेक्ट्रॉन wants to go from inner orbit to outer orbit, it requires energy। सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी की सप्लाई चाहिए। अगर इसको एनर्जी मिलती है तो उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर इसको एनर्जी नहीं मिलती तो ये यहीं पे रहेगा। यानी कि E1 को तो बोल सकते हैं एक प्रकार से ग्राउंड स्टेट, और E2 को बोल सकते हैं एक प्रकार से एक्साइटेड स्टेट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एनर्जी लेकर के ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, सेकंड ऑर्बिट के अंदर या एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा सकता है। एंड व्हाट विल हैपन इफ एनी इलेक्ट्रॉन वांट्स टू कम फ्रॉम हायर टू इनर ऑर्बिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन की कोशिश करता है, if any electron wants to come in
ग्राउंड स्टेट का मतलब अब समझ चुके हैं कि इनर ऑर्बिट के अंदर ग्राउंड स्टेट इट मस्ट loses some amount of energy which lies in the color region। अब हमें ऑब्जेक्ट का रंग कैसे दिखाई देता है स्टूडेंट, वो इसी कारण से दिखाई देता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन E2 सेल यानी एक्साइटेड स्टेट में है और उसको एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना है, तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, जब ये अंदर की तरफ आना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, एनर्जी खोनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। अब इसके पास मान लो यहाँ पे 100 जूल एनर्जी है, तो अगर इसको यहाँ पे आना है, इसमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे 50 जूल एनर्जी, लेट अस कंसीडर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी 50 जूल एनर्जी वो रिलीज कर देनी पड़ेगी ताकि इसके पास सिर्फ 50 बचे और ये इनर ऑर्बिट में आ सके। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट किसने बताया था, नील्स बोर ने बताया था। और नील्स बोर ने बताया था कि द एनर्जी ऑफ एन एटम इज क्वांटाइज्ड होती है, कंजर्व्ड होती है, यानी कि एनर्जी है वो चेंज नहीं होती, वो रिलीज कर देते हैं अपनी एनर्जी को। और एटम इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइज्ड फॉर्म के अंदर उन्होंने एटम को बताया था। फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर उन्होंने एक बात बताई थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करेगा तो इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऑर्बिट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करते टाइम अपनी एनर्जी को खोएगा नहीं, जितनी उसकी एनर्जी है वो अपनी एनर्जी को उतनी ही बनाए रखेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता तो वो इनर ऑर्बिट में आ जाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेता है तो वो आउटर ऑर्बिट में चला जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब एक और बात नील्स बोर ने क्या बताई थी, नील्स बोर ने बताया था स्टूडेंट कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को चेंज करते हैं तो वो फ्लो नहीं करते, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो नहीं करते, दे हैव टू जंप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी और वो चला गया, नहीं, उसको एक डिस्क्रीट अमाउंट की एनर्जी चाहिए। जैसे मान लो इस ऑर्बिट के लिए 100 जूल एनर्जी है, इसके लिए 50 जूल एनर्जी है, तो ऐसा नहीं है कि इसके पास अगर 70 एनर्जी होगी या 60 एनर्जी होगी तो ये यहाँ बीच में आगे रुक जाएगा, नहीं, अगर इसके पास 70 है, 80 है, 90 है, तब भी ये इसी में रहेगा, इनर में रहेगा। जब इसकी 100 होगी तब ही ये इसके अंदर जंप कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। सेम कंडीशन इसकी रहेगी, अगर इसके पास 100 जूल एनर्जी है तो अगर इसके पास 90 हो गई तो भी ये इस ऑर्बिट में नहीं आ सकता, अगर इसके पास 70 हो गई तब भी नहीं आ सकता। कब आएगा इसके अंदर, जब इसकी एनर्जी एग्जैक्टली 50 जूल हो जाएगी, तभी ये इनर ऑर्बिट के अंदर आ सकता है। दैट इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ द नील्स बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ये पूरा का पूरा स्टूडेंट क्या है, नील्स बोर मॉडल ऑफ एन एटम है। इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं, इसके नोट्स बनाएं और अच्छे से इस टॉपिक को लर्न करने की कोशिश करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।